तो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल अनस्पोकन विद फरहीन। एंड आज हमारे साथ है मिस्टर अभिभूषण घोष। अ, नमस्कार सर। नमस्कार। काफी टाइम से इनका पार्ट टू रिवील होने वाला था, बट विद सम कंडीशंस अप्लाई हो नहीं पाया। सो नाउ द सर इज हियर। तो सर, लाइक पब्लिक आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है और आप पहले पॉलिटिशियन हो जो कि सोशल मीडिया में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो। जो पब्लिक उभर कर आपको इतना सपोर्ट कर रही है। जी। तो पब्लिक को अभी तक आपकी तरफ से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर में कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिला है, तो क्या मैं जान अच्छा, सकती हूँ कि उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो फरीन बहुत बहुत धन्यवाद कि अगेन यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लोगों के सामने आऊं। और काफी दिन से ये हमारा जो सेकंड वाला जो पॉडकास्ट था पेंडिंग भी था। एंड अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया कि सोशल मीडिया में यूज करता हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल यूज करता हूँ सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा जरिया है लोगों तक रीच करने के लिए। दूसरा आपने बोला ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये तो बहुत ही सेंसिटिव और मतलब ऐसा मुद्दा है जो मैं भरा पड़ा था काफी दिनों से बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने आवाज नहीं उठाया, हमने आवाज जरूर उठाया है। और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो हमारे मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हाँ, हूँ, मिस्टर राहुल गांधी। जी, राहुल गांधी जी जो है हमारे अंडमान निकोबार, उन्होंने विजिट किया। और नॉट ओनली हिम, हमारे कांग्रेस पार्टी के और भी काफी सीनियर लीडर्स हैं, जो जैसे विक्रांत भूरिया सर हो गए, वो तो आदिवासी कांग्रेस के चेयरपर्सन है और वो विधायक भी है छत्तीसगढ़ में। तो वो भी खुद जाकर विजिट करके आए हैं और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये मुद्दा जो है नेशनल मीडिया के सामने उठाया था। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तो हम पूरे के पूरे, मुझे लगता है कि अंडमान का हर व्यक्ति उसका खिलाफ है। So maximum 90% people are against, but there are 10% people who are supporting the BJP for this. और लोगों को लगता है कि ये डेवलपमेंट है, तो हो सकता है सर आपको लगता है कि ये सब एक डेवलपमेंट है? इज इट द फैक्ट ऑफ डेवलपमेंट वी आर लिविंग फॉर? देखिए, कोई डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। आप होटल बनाइए, आप बड़े बड़े कंपनीज बनाइए, आईटी सेक्टर बनाइए अंडमान निकोबार में, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आपके पास में सफिशिएंट जगह है। और इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारे पांचवी छठवीं क्लास में हम पढ़ते थे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको एग्जैक्टली। समझ, हर चीज को बैलेंस करके डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। अब 20 साल पहले पेड़ कटा था इसीलिए लोग यहाँ पे बसे, बिल्डिंग बना, वो अलग चीज हो गई। उस समय के हालात और एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग था। और बिल्कुल। अंडमान निकोबार का जो लंग्स बोलते हैं ना, जो ब्रीथिंग लंग्स है, जो हमारे यहाँ पे जो प्रदूषण होता है, जो क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, उसको कंट्रोल करता है ये ग्रेट निकोबार के डेंस रेन फॉरेस्ट। एग्जैक्टली। उस फॉरेस्ट को अगर आप काट दोगे तो यहाँ पे उस फॉरेस्ट को, पेड़ पौधों को काट कर अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है ये सही नहीं। और केवल बात यहाँ पे पौधों की नहीं, उस पे काफी सारे चीज कनेक्टेड है। एनवायरमेंट से ही हर चीज है, प्रकृति नहीं रहेगा तो लोगों का अस्तित्व है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो लोगों को समझना चाहिए कि पूरे अमेज़न के जंगल से जी 2% ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड में आता जी है, तो जी जी कितना जी। मैटर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रीज। जो नॉर्थ ईस्ट, आपको जानकर हैरानी होगा, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया, जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसका जो मानसून है वो हमारे अंडमान निकोबार से स्टार्ट होता है। यही निकोबार जो जहाँ पे हम पेड़ काटने वाले हैं, वो भी ऐसा वैसा आप हल्का फुल्का पेड़ नहीं काट रहे हो, आप 5-6 लाख पेड़ नहीं काट रहे हो, आप 1 करोड़ पेड़ काट रहे हो। आपको समझ में आ रहा है डेंस वो एक अमाउंट। करोड़ पेड़ कितना होता है? और सरकार बोलता है कि 1 करोड़ पेड़ काटने के बाद में उस पेड़ को जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, हरियाणा में जाकर वहां पे प्लांटेशन किया जाएगा, ये कितना सेंस का बात है, आप बताइए। दैट्स नॉट पॉसिबल एट पॉसिबल ऑल। ही नहीं है ना प्रैक्टिकली। और अगर उसमें क्या होगा, उस प्रोसेस में काफी सारे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, किसी प्राइवेट कंपनी को अगेन पैसा मिल जाएगा। और दूसरी बात देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे दिल्ली में एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया, आपको पता है ना, जहाँ पे पार्लियामेंट, जो जी जी। ओल्ड भवन, राज्यसभा हो गया, ये हो गया, और राष्ट्रपति भवन, तीनों मिलकर एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है। वहां पे आपको पता होगा, आपको मैं बताता हूँ, 4,000 पेड़ लगे हैं। वो सारे पेड़ वहां पे, मतलब बीज काफी बोया नहीं ज्यादा गया है, डिस्ट्रॉय भी हुआ है। सारे के सारे पेड़ को जो है इम्प्लांट करके वहां पे लाके उन्होंने लगाया है। इसी तरह जैसे निकोबार से पेड़ कट के हरियाणा में हम्म। लगने वाला है, वो भी पेड़ कहीं से कट के आया हुआ, जी। कट के आके वहां पे 4,000 पेड़ को लगाया गया। अब 4,000 पेड़ में से अब वहां पे केवल 1,500 या 1,600 पेड़ ही, बाकी सारे पेड़ मर गए। तो क्या गारंटी है यहाँ से अब 1 करोड़ पेड़ काट के लेकर जाओगे हरियाणा में, वो भी अगल बगल नहीं, यहाँ से शिपिंग का रूट में ट्रांसपोर्ट करिए, फिर रोडवे में ट्रांसपोर्ट करिए, किस तरीके से लेके जाएगा वो तो भगवान जानता है। तो ट्रांसपोर्ट करना ही क्यों है? बीच वही है, सीट्स वही है, मतलब पॉसिबिलिटीज तो उगाने अब की है अब पेड़, बट एक व्हाई यू पेड़ वांट को टू बड़ा, फ्लैटन? हाँ, अब आप कॉमेडी सुनिए। नरेंद्र मोदी जो हमारा अरे प्रधानमंत्री अरे है, अरे।
ठीक है, नहीं देखिए ये बोलना पड़ेगा मुझे फरीद जी, ठीक है। वो बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम आप लगाइए। अभी परसों का आप इंटरव्यू दे दीजिए, नरेंद्र मोदी ठीक है, वो बहुत नेशनल लेवल के हाँ, हमारे प्राइम मिस्टर मिनिस्टर अनिल हो गए। तिवारी, आप अब उनका थोड़ा-सा बता दें अब वो है उनका कौन? जी, अब अनिल तिवारी जी का अभी परसों का आप एक वीडियो देखिए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें बहुत कॉमेडी वाली बात यह है कि वो ये बोल रहे हैं कि 12 साल में नरेंद्र मोदी जी साहब का जो है 12 साल टेन्योर कंप्लीट हो गया, एंड 12 साल में अंडमान में क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने किया नहीं, उसके बारे में। बेसिकली आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, सो आई एम नॉट अवेयर विद द अनिल तिवारी, हू इज़ ही? लाइक ये हमारे अंडमान निकोबार के बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी जी। ओके, ठीक है, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों आया और ओके। उसमें वो गिनवा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो सरकार है 12 साल में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट अंडमान में किया। और उसमें वो, चलो जो भी गिनवा रहे हैं अलग चीज है, लेकिन उसमें क्या वो बोल रहे हैं कि आने वाले जून 5 से 10 तारीख के बीच में उनका कुछ प्रोग्राम होने वाला है, शायद उसमें बोलते हैं कि अनेकों प्रोग्राम है जिसमें एक प्रोग्राम है एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा, एक जगह पे अनिल तिवारी जी ये बोल रहे हैं कि वहां पे पेड़ कट काट के आप डेवलपमेंट करिए, आप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाइए, आप अडानी को दे दीजिए, अंबानी को दे दीजिए एक वहां तरफ पे। पेड़ माँ और के एक नाम। तरफ बोल रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। आप नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप अनिल तिवारी जी को देख लीजिए ना, वो एक पेड़ माँ के नाम लगा के क्या करेंगे। अब जो है वाला पेड़ बचा लो ना भाई, नया पेड़ क्यों लगवाना है। अब है वाला पेड़ को तो बचाओ। ये मतलब उनका बातों का कोई मुझे तर्क ही समझ में नहीं आता, वो कौन सी भाषा अरे में बात सर, करते इनको भी रिप्लेसमेंट चाहिए ना, अभी करोड़ों पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम लाखों लगवा लेते हैं बैलेंस। हैं। कुछ तो करना है। नहीं, एफोरेस्टेशन लगाना ही है और बहुत सारा चीज क्योंकि है वहां मन पे। बना लिया उन्होंने उनको तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मन बना लिया है। और अनिल तिवारी जी के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम ही लग रहा है मुझे। उनका पूरा इंटरव्यू आप सुनोगे तो मतलब काफी सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे बातों मेरे समझ से परे है। उन्होंने NH4 के बारे में उसमें बात किया, नेशनल हाईवे 4, बोल रहे हैं कि नेशनल हाईवे 4 जो है वो हमारा चिड़िया टापू से शुरू होकर पूरा एरियल बे तक, डिगलीपुर के एरियल बे तक जा रहा है, 333 किलोमीटर। बहुत अच्छा बात है, प्रोजेक्ट तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन अनिल तिवारी जी उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि नया ब्रिज बन गया, ये है वो है, चलो बढ़िया बात। लेकिन NH4 में कितने सारे कमी है वो अनिल तिवारी जी को कौन बताएगा। वो अनिल तिवारी जी कब एक्सेप्ट करेंगे। 3,500 करोड़ का स्कैम NHIDCL ने कर दिया NH4 के नाम पे आज। सर, इस पे तो मैं भी बोलना चाहूंगी, मेरी वीडियो काफी वायरल गई थी, जी, रोड में गड्ढा है या गड्ढे पे गड्ढे रोड। में रोड। तो ये अभी रिसेंटली उस पे काम किया गया है, और वो भी जस्ट बिकॉज अमित शाह आ रहे थे तो जी पूरे जी जी रातों जी रात जी 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 जी, वीआईपी रोड हंड्रेड को परसेंट चमकाया गया था। जी तो पब्लिक के बारे में तो वैसे भी काफी टाइम से सोच रहे हैं, और हमारे लिए बहुत अच्छा ही सोच रहे हैं, इतना अच्छा सोच रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन तो चल रहे हैं सर, काफी अच्छे दिन चल रहे हैं। तो ये सब तो ठीक है सर। आप लाइक आपने काफी टाइम पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जी। ब्रिज, लाइक चाटम ब्रिज, या, अच्छा हाँ तो उस जी, पे ओके थोड़ा सा बताएंगे कि ओके। फाइनली, क्योंकि उसका भी रिजल्ट आ गया है तो जी आपको जी जी सारा जी क्रेडिट जाता है उसका, जी क्योंकि काफी एफर्ट्स डाले थे आपने। जी, एफर्ट तो हमने डाला। क्रेडिट देखिए, क्रेडिट केवल मुझे लगता है मुझे नहीं मिलना चाहिए। क्रेडिट हमारे बम्बू फ्लैट पानी पार के जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन सबको ये भागी, उनका जो भी इंसान व्यक्ति, किसी ने अगर उस पोस्ट को भी शेयर किया होगा, किसी ने वहां पे अगर फिजिकली वो प्रेजेंट होकर उस स्ट्राइक में भागीदारी लिया होगा, तो श्रेय उन सभी को जाना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता है। सर, ये एक दिन से, 2 दिन से, या 1 साल 2 साल का तो बात नहीं है ना, काफी टाइम से चल रहा है, ये जी जी प्रोजेक्ट जी जी पेंडिंग पड़ा हुआ था, जी बट जी जी स्टिल नोबडी केम अप फॉर दैट। बट आपके आने पे ही, आपकी आवाज उठाने ये पे ही ये चीज ये को तो आपको बड़ा इम्प्लीमेंटेशन ये तो क्यों आया आपको है? बड़प्पन हो गया कि आप पूरा क्रेडिट देना चाहते हो। देखिए क्या हुआ, ये 10 महीने पहले जो है हमारा जो चाटम का फ्लाईओवर है, ये चाटम का पुलिस स्टेशन से लेके अगर आप चाटम 100 मील तक देखोगे एक स्ट्रेच है ब्रिज का। तो वो पोर्शन जो है उसको हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया कि वो फिट नहीं है, वहां पे 4 व्हीलर नहीं चल सकता। तो बस का जो सर्विस है वो पूरा जो चाटम आइलैंड जहाँ पे जेट्टी बोट भिड़ता है वहां तक जाता था। तो पैसेंजर को क्या है कि जो लेडीज हो गए, प्रेग्नेंट लेडीज हो गए, जो नॉर्मल डेली ऑन गोइंग पैसेंजर्स, उनको कम से कम 1.5 किलोमीटर चल के चाटम पुलिस स्टेशन तक आना पड़ता था, वहां से उनको बस सर्विस लेना पड़ता था। तो फिर ये, और इस ब्रिज को रिपेयर करने के बारे में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या खा के सोता है मुझे नहीं पता उनके। तो उनको नींद, इतना सुकून वाला नींद कैसे आता है, तो वो नींद का दवाई मुझे भी चाहिए, क्योंकि हम काफी स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारे अंडमान में कुछ हो नहीं रहा, टेंशन में हमको नींद नहीं आता। लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन घोड़े बेच के सोता है, बहुत बढ़िया से सोता है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने 6 महीने तक इस बारे में, रिपेयर के बारे में एक आवाज नहीं उठाई। सर, बच्चों तो की जिंदगी दांव में लग गई पूरी, उनकी एफिलिएशन चले गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तभी उनको फर्क नहीं पड़ा। आप ये तो फिर उनके लिए राय बराबर है ना सर, फर्क भी मैं मैं पड़ रहा मैं होगा। मैं उस टॉपिक में आऊंगा, मैं पहले ब्रिज के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। उस टॉपिक में मुझे भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो शुरू हुआ, ये वहाँ के जो बम्बू फ्लैट
कि लोग है ना, लोकल पब्लिक है जो हर दिन परेशान हो जाते हैं। एक तो बोट का सर्विस नहीं है, ठीक है, ऊपर से बस के लिए आपको चल के 1.5 किलोमीटर आप जाओ आओ। आप सोचो किस लेवल का हरासमेंट। और एडमिनिस्ट्रेशन 6 महीने तक उस बारे में बात नहीं किया। तो अब हमने, मेरे जैसे कुछ वहाँ के जो लोकल्स है, तो हमने ये प्लान किया कि हम लोगों को स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो फाइनली नवंबर एंडिंग में, नवंबर 27 को हमने स्ट्राइक किया। और एक ऑफिसर, मैं बोलूंगा, सच सच बोलूंगा आपको, मैं किसी ऑफिसर को कभी प्रेज नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका काम है, ठीक है, ओके, सो उनको एनी सैलरी मिलता है। पॉलिटिकल अदर पार्टीज से इस चीज के लिए आपको सपोर्ट मिला था? क्योंकि ये तो सारी जनता के लिए थी, तो आई डोंट थिंक ये कोई पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर की बात थी। तो एनीबडी सपोर्टेड इन दैट? नहीं, जब हमने पहली बार स्ट्राइक किया तब वहाँ के, वो तो ओपन टू ऑल था, मतलब वहाँ के, और हमने नॉन पॉलिटिकल बैनर में ही किया, और हमने सारे यूनियंस को उसमें इन्वॉल्व किया, जैसे ऑटो यूनियंस थे, ओके। शॉप यूनियंस थे, और दिल्ली के जो पैसेंजर थे। शुरुआत जो हुआ, तो हमने एकता मंच के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें लोग जुड़े, और हमने स्ट्राइक किया एंड सक्सेसफुली। आई वांट टू थैंक, मैं सब सचमुच अप्रिशिएट करना चाहूंगा हमारे जो उस समय के एसडीएम साहब थे, जो कमलेश्वर राव सर थे। वो एक आईएएस ऑफिसर होकर भी 9 साढ़े 9 बजे तक, देखिए, वो उतना कंसर्न है। मैं किसी ऑफिसर का कभी तारीफ नहीं करता, लेकिन वो इंसान सचमुच डिजर्विंग इंसान है। वो आए, वो आके उन्होंने सारा कंसर्न हमारा सुना, और मेरा जो वीडियो आपने देखा ही होगा, काफी वायरल हुआ उसमें, उनको मैंने 6-7 पॉइंट समझाया। और ही एग्रीड, ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। उन्होंने अपने वादे के हिसाब से हम लोगों को बुलाया एक मीटिंग के लिए, समझे चीजों को, और उनका ही ये एफर्ट है जो 1 महीने के अंदर में, जनवरी 10 तारीख के अंदर में, जो टेंडर का कॉल हो गया, और 17.5 करोड़ में जो उस काम को अवार्ड कर दिया। ये उनका ही क्रेडिट है, और उनके साथ हमारे बम्बू फ्लड पानी पार के लोगों का क्रेडिट है, कलेक्टिव वर्क है ये। कोई, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि एक इंसान कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग होंगे, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए इसका, मैं तो, मेरा काम हो गया बस, आई एम वेरी मच हैप्पी। और अभी आपने बोला है जो बच्चों का कॉलेज के बारे में, आप। हाँ, अभी लास्ट पॉडकास्ट हुआ था मिस्टर जी विशाल दीन, स्टेट यूनियन प्रेसिडेंट के साथ में, जी 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 जो जी जी। कॉलेज के हैं। तो उन्होंने भी क्लेम कर दिया था कि इनका लाइक ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टैंड लेगा, ना फ्यूचर बेटरमेंट होगा, ना ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इम्पॉसिबल जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो आपको क्या लगता है, सही दिया है कि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है? नहीं होगा। आप बताओ ना कैसे होगा। अंडमान निकोबार में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव एक ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री विष्णुपद राय जी, ठीक है। विष्णुपद राय जी बच्चों के साथ में अलग अलग कॉलेज के कैंपस में जाके बच्चों से वीडियो बनवा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। बच्चे अच्छा। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे बोल के जा रहा है कि मैं जब पार्लियामेंट सेशन में जाऊंगा, आई विल टेक अप दिस इशू, और मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मैं मोदी जी को बोलूंगा, उन्होंने अंडमान को गोद लिया है, फलाना है, ढिमका है, बहुत सारा बोल बोल के यहाँ से जाते। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तब उनका इस बारे में, इस टॉपिक में कुछ बात नहीं होता। लेकिन उनका स्टैंड पब्लिक के सामने ये है कि ही मतलब वो जनता का डिमांड को एक्सेप्ट करने की, अंडमान निकोबार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे आप, उनका ही पार्टी का जो अध्यक्ष है, जो अंडमान निकोबार के अनिल तिवारी जी है, वो ये बोल रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा तो हमारे, डीम्ड नहीं, उनका वो डीम्ड नहीं बोलते हैं, उनको डीम्ड बोलने नहीं, डिम्स बोलते हैं, डिम्स यूनिवर्सिटी। अच्छा। उनका एक इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, और डिम्स यूनिवर्सिटी बार सर, बार ये बोल तो रहे सभी को हैं। पता ये है, बीजेपी क्या में लोग है, कितने मुझे तो पढ़े लिखे हैं, तो पहले अनिल तिवारी जी, आप डिम्स को डिम्स नहीं बोलकर डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलना सीख लीजिए। उसके बारे में आप उसका सही गलत अच्छा फायदा सब सिखाइए, पहली बात। दूसरी बात, वो पब्लिक के बीच में आके बोल रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, मोदी जी का ये सपना, और 4 आइलैंड में होटल बनने वाला है, हमारे यहाँ पे अलग अलग कोर्स आएगा, तो हमारे बच्चे आइलैंड के तो होटल में काम करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। और उनका एक और स्टेटमेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी हमारा डीबरेट भी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी 2 साल से चल रहा है, उसके पहले पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अफिलिएटेड था, और उसमें भी तो कंप्यूटर साइंस का कोर्स चल रहा है ना, आईटी का कोर्स चल रहा है ना। हमारा ओन बच्चों जो आज तक पास हो गए, उनको नौकरी कंप्यूटर साइंस, जो बेसिक कोर्स है कंप्यूटर साइंस का। आपने मोदी जी का इंटरव्यू देखा था जब उनसे एआई का फुल फॉर्म पूछा गया था? देखिए, आप, मैं नरेंद्र मोदी तक तो जाना ही नहीं चाहता हूँ। देखिए, मैं उनको जी भी नहीं लगाना चाहता। सी, आई डोंट थिंक कि ऐसे नहीं, सीरियसली देखिए, मोदी जी सब बोलते हैं, आप देश के लिए कुछ ऐसा काम करिए जिसमें सचमुच देश का तरक्की हो, तो मैं आपको जी लगाकर मैं आपसे जरूर नहीं, बात देखिए, करूंगा। लोगों का भी मैं एक पार्ट आपको रखती हूँ एज अ ऑडियंस, और एज अ पब्लिक मैं एक पार्ट रखना चाहती हूँ कि बच्चे है ना, उनको क्या लगता है, अभी जो जेनजीज है उनको जी क्या लगता है स्पेसिफिकली, अरे मोदी जी आए तभी तो यहाँ पे 4G आया, इससे पहले तो हम 2G में रो रहे थे। इवन जो हमारे 90s के लोग हैं, हम्म, जो लास्ट 90 किड्स है, उनके भी यही कि हम लोगों ने रगड़ रगड़ के 2G यूज किया, तो जी बहुत दुख हुआ है।
हम्म। ठीक है। बट ये फैक्ट को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि इन पास्ट, आई एम नॉट इन सपोर्टिंग एनीथिंग, बट फैक्ट तो फैक्ट है ना सर, कि देखिए जो लास्ट सुनामी आके गया था 2004 के बाद में, उसमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था उसको रिकवरी के लिए। अब उसके बाद में लोग अचानक से एक्सपेक्ट करेंगे कि सेम फिर से आपको फाइबर केबल्स के लिए उतना ज्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट करते हुए सारा चीज बैलेंस करना चाहिए, तो इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में भी लोग सोच नहीं रहे। एंड सही बात है कि 4G आया है, ये मोदी जी ने लेके आया, मुझे लगता है कि एक ही डेवलपमेंट है जिससे हम सब सेटिस्फाइड थे। उसके बाद में आज तक मुझे नहीं लगा कि कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है, क्योंकि सिर्फ कमिटमेंट्स दी गई है, कमिटमेंट तो काफी सारी दी गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नजर नहीं आया है वो चीज। तो देखिए नरेंद्र, सबसे पहली बात, आपको एक बात बताता हूँ, समय के हिसाब से डेवलपमेंट तो होना ही है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी अपग्रेड अपने हिसाब से करेगा, वो कोई चमत्कार नहीं हो गया कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी, सॉरी, नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया और उसके बाद कोई चमत्कार हो गया, जादू का छड़ी चला दिया, यहाँ पे इंटरनेट आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बहुत पहले से सिस्टमैटिक वे में जो अपग्रेडेशन होता है टेक्नोलॉजी का, वो चल रहा था, और उसी प्रोसेस के दौरान इनके सरकार में उस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया। चलो भैया, मान लेते हैं आपके सरकार के द्वारा हुआ, आपके सरकार में, आपके कार्यकाल में, वो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद क्या? वो इंटरनेट आने के बाद में हमारे अच्छा एजुकेशन देने के लिए आपने क्या किया? अच्छा जॉब फैसिलिटी, आईटी सेक्टर को अंडमान में एस्टेब्लिश करने के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सही आईटी बात सेक्टर को अब लेके आना चाहिए था ना, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने सीधा सीधा ये पूरा का पूरा गोटा निकोबार आइलैंड को आपने अंबानी अडानी के नाम पे कर दिया। हाँ भैया, आप जाके वहां पे पैसा कमाइए। है। हाँ, तो सर ये सब तो चलो, ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो गई, जी। फैक्ट की बात हो गई। सर आपका लाइक हम जानना चाहते हैं एज एन ऑडियंस कि आपका एम्बिशन क्या है सर आगे। नहीं, ऐसा मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। देखिए, मैंने पॉलिटिक्स जब ज्वाइन किया, मैंने साफ साफ दिल से ज्वाइन किया है, और मैं आज तक काम भी साफ दिल से कर रहा नहीं, हूँ। वो तो देखिए, दिख हाँ। रहा है सर कि लोगों को आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहे हो, और जिस जी। भी चीज में आप इन्वॉल्व रहे हो, जी। हर चीज का रिजल्ट बखूबी सामने आया है। रिसेंटली आपने पुलिस जी। जी, फायर सर्विस का। जी जी, जी, उनका जी। भी रुका हुआ था, तो वो चीज में आप पेंडिंग चीज भी आपने जल्द से जल्द करवाया। तो राइट। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि जी, इतनी जी, जी। जल्दी हो गया वो हो चीज। जाएगा। मतलब राइट। आप उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, फायर सर्विस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना, जो सबसे पहले कहीं पे भी अगर कुछ डिजास्टर होता है या कुछ इंसिडेंट हो जाता है, चाहे गाय, छोटा सा, इवन जो जानवर होते हैं जो नाली में गिर जाते हैं, उसको भी कौन उठाता है? कि कोई आपका पंचायत से लेबर से पहले फायर सर्विस पहुंचता है वहां पे। एक बहुत एसेंशियल सर्विसेज है वो। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगा कि अंडमान निकोबार में 2008 के बाद में फायर सर्विस में फायरमैन का रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ। वो पूरा का पूरा पोस्ट जो रिपील हो चुका था, वो डीम्ड एबॉलिश बोलते हैं, हो चुका था, क्योंकि जब आप 4-5 साल तक किसी डिपार्टमेंट में पोस्ट को रिक्रूट नहीं करोगे तो वो पोस्ट डीम्ड एबॉलिश हो जाता है। तो उसी सिलसिले में ये काफी सालों से अगेन सी, देखिए, वो कोई ना कोई उठाते आ रहा था, तो मैंने थोड़ा उस चीज को प्रेशराइज किया और जाके मिला, और पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स रिजल्ट। मिला, रिजल्ट मिला है। तो हमारे कम से कम आज 77 पोस्ट शायद उसमें निकला है, हमारे कम से कम 77 नए हमारे अंडमान के तो बच्चे ये फायरमैन चीज बनेंगे। मैं बोलना चाहूंगी कि जब ये चीज जो पक्ष में बैठते हैं ना, जो जी। पोजीशन में होते हैं, उन्होंने आज तक इम्प्लीमेंट करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। मतलब मैं क्या देख रही हूँ, जो भी आते हैं एक रेगुलेशन चल रहा है, हाँ ठीक है, पेपर साइन करो, काम हो गया हो गया। बट एक जो होता है ना कि पूरे रातों रात में चेंजेस लाना है, एक रिवोल्यूशन लाना है। तो सर एज एन ऑडियंस, एज अ पब्लिक, मैं तो यही चाहूंगी कि आने वाला फ्यूचर कोई आपकी तरह पढ़ा लिखा इंसान हमारे लिए खड़ा हो एज एन एमपी। और काफी लोग कोशिश में है, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्मॉल पोजीशन ना, मेंबर ऑफ जी, 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 पार्लियामेंट। जी। तो काफी लोग इसके लिए कॉम्पिटिशन में भी हैं, बट हम तो यही चाहते हैं कि सर आपकी तरह जो रिवोल्यूशन ला दे रातों रात। देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो छोटी चीज को भी आपने चेंजेस लाने के लिए ना दिन रात एक कर देना, स्ट्राइक करना, फिर उसको चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना, और उसको इम्पॉसिबल को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करना। जहाँ लोग तारीख पे तारीख दे रहे हैं, डेट पे डेट खेल रहे हैं पब्लिक के साथ में, वहां आपने सोचा कि नहीं, इम्प्लीमेंट करना चाहिए और लोगों को उसका हक मिलना चाहिए। तो यही तो क्वालिटीज है ना सर, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर अपकमिंग कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे लिए हाईली पोजीशन में हो, तो वो पढ़ा लिखा इंसान हो, ना कि हमारे जो पास्ट एमपी, सॉरी जो करेंटली एमपी है हमारे, जो बच्चे एग्जाम्पल अभी इतना सफर कर रहे थे, धूप में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब वेट कर रहे थे कि आके मालिक को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था
कि हमें टमाटर का भाव पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे एमपी तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। आपके साथ में छोटा सा गेम खेलेंगे। अच्छा। गेट मी सम बॉल। आपके स्माइल से तो मुझे डर लग रहा है, ये क्या चीज है आपको पता नहीं। इसमें से कलेक्ट करना है और बताना है। इसमें से अगर आप देखिए जो भी मिलता है आपको, फिर उसमें आपको रिस्पॉन्स देना है कि आपका क्या अच्छा। हाँ। अभी करूँ? हाँ, चूज नहीं है। ओ माय गुडनेस। वन डे पीएम, व्हाट विल यू डू? इफ यू ये बिकम, आप मुझसे पूछ रही हो? हाँ, अगर आप एक दिन के लिए एमपी सॉरी पीएम बने तो आप क्या अरे करेंगे? बाप रे बाप। एक दिन के लिए अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं एक चीज करना चाहूंगा। हम्म। मेरे पूरे देश में, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री अकॉर्डिंग टू मी। मैं उसको मानता हूँ, मैं संविधान में विश्वास करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आज रिलीजियस पॉलिटिक्स चल रहा है, जो पॉलिटिक्स में लोग रिलीजन को यूज करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको मैं टोटली बैन कर दूं। ओके। आप पॉलिटिक्स में रिलीजियस स्लोगन्स यूज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। आप पॉलिटिक्स में रिलीजन को यूज नहीं कर सकते हो। इसको टोटली बैन कर दूंगा। तो आपका अपना नजरिया होगा नेशन को बिल्ड करने का, बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस चीप थ्रिल्स। और मुझे लगता है कि ये चीज जिस दिन हमारे इंडिया में हो गया, जब लोग धर्म से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, लोगों को लोग समझ, मतलब लोग समझ, इंसान को इंसान समझना शुरू कर देंगे, तो देश जरूर तरक्की करेगा। ये आज हम बटे कैसे हैं? ये धर्म के नाम पे बढ़ गए हैं ना। अब इंडिया कितना खूबसूरत जगह है, मतलब डाइवर्स कंट्री है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं ना। आप हर, आप छोर पॉइंट, बम्बू फ्लैट में एक तरीके का लोग मिलेगा, कल्चर का लोग मिलेगा आपको, बाजार में कल्चर का लोग मिलेगा आपको, हेडो में कल्चर का लोग मिलेगा आपको, डेयरी फार्म में अलग कल्चर का लोग मिलेगा। हर जगह जगह के हिसाब से अलग 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 कल्चर है। वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर कंट्री। तो ये एक चीज मैं करना चाहूंगा, एक दिन में इतना ही कर सकता हूँ मुझे लगता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन है जो आप लेकर आए, जी। तो ये होना भी नहीं चाहिए। सो अगेन अ बॉल। फिर से। ओके। सेकंड। वन डे एमपी, यप। व्हाट विल यू चेंज इन अंडमान? ओ माय गुडनेस। ओके। रीड द क्वेश्चन। One day MP if you become, what will you change in Andaman? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप बन गए मैं तो। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडमान निकोबार में बनता हूँ एक दिन के लिए, अगेन, तो मैं उस एक दिन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करूंगा पार्लियामेंट में, फॉर असेंबली, डिमांडिंग असेंबली फॉर अवर आइलैंड्स। असेंबली एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता है कि हमारे आइलैंड्स में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और यहाँ के वो भी ऐसा डमी असेंबली नहीं, विथ एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ना हो, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो, वो अब वो व्यवस्था को लेके आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे एमपी बनाइए, मुझे विधायक बनाइए, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे बीजेपी का सरकार बने, चाहे कांग्रेस का सरकार बने, चाहे सीपीएम का सरकार बने, चाहे कोई भी एबीसी XYZ पार्टी का सरकार बने, लेकिन वो व्यवस्था लोगों के लिए अंडमान निकोबार में होना चाहिए, जहां पे ये ब्यूरोक्रेट्स जो है वो रूल नहीं करे, और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे अंडमान निकोबार को चलाए। ये असेंबली फॉर अंडमान का बिल मैं हमारे पार्लियामेंट में पेश जरूर करूंगा। ओके। काफी ज्यादा बड़ी बड़ी रिवॉल्यूशंस है, तो हम तो इसलिए मैं बोल रही थी, मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए ऐसा ही फ्यूचर पोजीशन, हाईली पोजीशन पर्सन हमारे लिए कैंडिडेट हो, और जो कि इलेक्टेड भी हो फॉर द थिंग। जी। बट डिपेंड करता है, पब्लिक तो फिर पब्लिक है वो। हो सकता है कि फिर से रिलीजियस में बायस्ड होके किसी अनपढ़ गवार की पोजीशन दे सकती है, तो मुझे पूरा यकीन है ऐसे कर सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया, अंडमान पीपल आर ऑल्सो मेनी, काफी पढ़े लिखे अनपढ़ भी है, यू हर्ड अबाउट द लिटरेट इलिटरेट। सही बात है। तो आधा उनसे ज्ञान काफी डेंजरस होता है, बोलते हैं ना। समटाइम्स ना पढ़े लिखे तो हो जाते हो, बट कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं ना, आपके पास इतना पैसा होता है कि आपका ब्रेनलेस, यू बिकम ब्रेनलेस। आपको समझ नहीं आता कि यूज कहाँ पे करना है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। अब चलो मैं ज्यादा बुराई नहीं करूंगी फिर, वरना अच्छा जोक से पार्ट।
तो मुझे ये बताइए सर, आपकी फेवरेट अनिल तिवारी जी ने अच्छा। अभी एयरपोर्ट के लिए भी काफी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि इतनी डेवलपमेंट हुई है, तो आप हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। अनिल तिवारी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला कि अंडमान निकोबार में पहले जो लोग प्लेन से आते थे उनके पास बहुत पुराना एयरपोर्ट था, बहुत तकलीफ था, चल के आना पड़ता था, ये वो इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने तोहफा दे दिया, एक बहुत बड़ा सा एक एयरपोर्ट हमारे अंडमान निकोबार को बना के दिया, वीर सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। सर मैं इस पे एक चीज ठीक है, बोलना बोलिए। चाहूंगी। सर कैसे तकलीफ हो सकता था, इस बेसमेंट तो था ना नहीं उसमें, 3 तल्ला 4 तल्ला का बिल्डिंग हो तो तकलीफ होगा, वो ऑलरेडी ये बेसमेंट है वो। नहीं, उनके हिसाब से बहुत पुराना एयरपोर्ट था और उसमें फैसिलिटीज नहीं था, और जिसका मद्देनजर रखते हुए अंडमान को बहुत बड़ा एक तोहफा मिला, बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, जिसमें 750 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसमें से भी छत सीलिंग्स गिर के जा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। मेरा पॉइंट है, चलो सीलिंग टूट गया, छत से पानी गिर गया, वो तो सबने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से उसको बनाया गया और कितना स्कैम उसमें हुआ होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन इतना बड़ा आप एयरपोर्ट बना के हमारे अंडमान निकोबार के जनता के लिए क्या फायदा हुआ, इस बात का जवाब अनिल तिवारी देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहली बात, आपको पता है आज मेनलैंड जाने का फ्लाइट का फेयर्स कितना है? सर आप इतना आलीशान एयरपोर्ट आपने बना दिया, लेकिन अगर एक आम इंसान, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अगर ट्रैवल ही नहीं कर सकता है प्लेन में, जिसको 20-25 हजार एक्सपेंस को बेयर करके एक दूसरा मेल इन इंडिया में आपको कनेक्ट करना पड़ता, तो ऐसे एयरपोर्ट का मैं क्या करूं? वो तो पुराना एयरपोर्ट ही बढ़िया था ना हमारे लिए। भैया कम से कम अब 4-5 हजार 6 हजार में टिकट तो मिलता था। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात सुनिए, पहले हमारे पास में एक चार्टर्ड फ्लाइट चलता था, आपको पता है? हम्म, अंडमान के आइलैंडर्स के लिए, जिसमें केवल 5 हजार रुपए में टिकट मिलता था, इंडियन एयरलाइंस जो उसको वो सर्विस प्रोवाइड करता था, और अंडमान निकोबार उसको चार्टर्ड फ्लाइट बोलता था। अगर आपके पास आइलैंडर कार्ड है, सो यू विल गेट अ सब्सिडाइज टिकट फेयर फॉर 4,000 या 5,000 रुपीज, ठीक है, और वो चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता था, लेकिन वो फैसिलिटी आपने बंद कर दिया। अगर आपने इतना बड़ा एक एयरपोर्ट बनाया और उसमें अपने चार्टर्ड फ्लाइट का जो अंडमान के आइलैंडर्स के लिए उस सर्विस को बंद कर दिया, इसका जवाब कौन देगा? तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा हमारे एयरपोर्ट के अंदर में जो प्राइवेट कैब्स हो गए, पहले आप देखोगे कोई भी अगर आता था तो टूरिस्ट को रिसीव करने के लिए, गेस्ट को रिसीव करने के लिए हमारे अंडमान के लोकल जो प्राइवेट कार वेंडर्स है उन लोग वहां पे अंदर में एक्सेस था, लेकिन आज उसमें उन्होंने क्या कर दिया, एक प्राइवेट कंपनी को पूरा का पूरा वेंडरशिप दे दी। उनके अंडर में ही आपको अपना कार को रजिस्ट्रेशन करना है, वेंडर वेंडर के अंदर में, उसके अंडर से ही, जैसा ओला और उबर होता है वैसे यहाँ में कुछ WTI WFI क्या है पता नहीं, कुछ है इसी तरीके से, उसके अंडर में ही सारे जो प्राइवेट कार वेंडर्स है उनको चलाना पड़ेगा। मतलब लोकल्स का हक को मार के आप किसी थर्ड पार्टी को, एक प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट दे रहे हो, तो ऐसा बड़ा एयरपोर्ट हम लोगों को अनिल तिवारी जी नहीं चाहिए। आप सही पॉलिसी और कुछ ऐसा पॉलिसीज बनवाने के लिए बोलिए आपके नरेंद्र मोदी को, जो हमारे अंडमान के आइलैंडर्स को बेनिफिट दे। सबसे पहली बात, बहुत जेन्यून फेयर्स, ठीक है, और ये हमारे जो चार्टर्ड फ्लाइट का सर्विस जो बंद हुआ, चार्टर्ड फ्लाइट के सर्विस को रीस्टार्ट करवाइए। और तीसरा, जो कैब सर्विस को प्राइवेट वेंडर्स को जो आपने एक किसी एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में जो जोड़ दिया, वो सिस्टम को बंद करवाइए। अगर आप करवा सकते हो तो ये सब चीज करवाइए, बिना मतलब का खाली तारीफ मत करते रहिए। फैक्ट्स को जानिए, ग्राउंड रियलिटी में उतरिए और समझिए कि अंडमान के आइलैंडर्स को ये बड़ा एयरपोर्ट से कोई फायदा नहीं हुआ है, वो खाली बड़ा से एक एसी है, बड़ा से दुकान है, वहां में KFC मिल जाएगा, खाने को डोमिनोज मिल जाएगा, यही है। वो सब हम लोग को नहीं चाहिए भाई। आप हमारा प्लेन का दाम कम करवा के दे दीजिए, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत एहसानमंद रहेंगे हम लोग आपके लिए। सर ये तो समझने वाली बात है कि पुरानी ये तो पुरानी निंजा टेक्निक्स है कि आप सारी डेवलपमेंट कर दो, फिर बाद में रेट बढ़ा के चीजों की आप पब्लिक से ही वसूलो। अब यही तो हो रहा है, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी बोल रहे हैं डेवलप करेंगे, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गवर्नमेंट को। लाइक हम पब्लिक चाहते थे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आए, मैंने पहले भी बोला है कि लाइए, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनको प्राइवेटाइजेशन करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया तो पैसे तो फिर पब्लिक के ही जाने हैं, हम बच्चों के ही जाने हैं उस हम्म। पे। तो ये तो लाइक इट्स अ जी काइंड ऑफ देखिए, आज एजेंडा। आज 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 सबसे बड़ा मुद्दा, अगर देखिए, अगर यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडमान आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे, यूनियन टेरिटरीज में सबसे पहली नंबर पे आता है। 2019 या 2020 तक भी कोई पोस्ट नहीं निकला था। ये कांग्रेस का जो पार्टी के लोग है, वर्कर्स, जो अगर वो स्ट्राइक नहीं करते तिरंगा पार्क में, तो ये सारे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सारे डिपार्टमेंट्स को कभी इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है, आप बताओ। तब जाके पता चलता है कि 10 से 12 हजार पोस्ट जो वेकेंट है, उसमें से वो MTS का पोस्ट 2-2.5 हजार पोस्ट निकाल के बोल रहे कि सबको एम्प्लॉयमेंट दे दिया। वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों के ऊपर में
मोदी जी ने कोई एहसान नहीं किया, वो वैकेंट पोस्ट था उन्होंने निकाला, और लेकिन अब जब नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए मोदी जी खुद नहीं आते, लेकिन आप देखिए इनका मानसिकता देखिए, एक मोदी जी का कटआउट लगा के उस कटआउट के सामने में ऐसा करके लेटर देते हुए, एक ऑफर लेटर देते हुए बच्चों को फोटो खिंचवाने पे मजबूर किया गया कि हाँ भैया नौकरी जो हमारा मोदी जी ने दिया। आप सोचिए कि कौन से लेवल पे जा रहा है हमारा देश का पॉलिटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कटआउट इंटेलिजेंस है और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बच्चे ने खुद अपने मेहनत से एग्जाम का तैयारी किया, अपने काबिलियत से एग्जाम को पास किया और नौकरी ली। उसने नरेंद्र मोदी जी ने उन बच्चे के लिए क्या कर दिया भैया, जो आप ऐसा ऑफर लेटर दे रहे, क्या उनका प्राइवेट कंपनी में जॉब जॉब दे रहा है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी दे रहा है ना। अगर आप अपना प्राइवेट कंपनी में, आप तो अपना घर पे नौकरी रखेगा, अपना होटल में नौकरी दे रहा है, तब आप ऑफर लेटर देता है, फोटो खिंचवाइए। वो तो ऐसा कर रहा है कि पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का जागीर है। मैं ऐसा तो नहीं है ना? पब्लिक से एक चीज पूछना चाहती हूँ, दिस इज माई पर्सनल अपील फ्रॉम द पब्लिक। हाउ यू पीपल कम टू नो दैट नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। फाइन, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट हिम एट एनी कॉस्ट एंड वी आर डूइंग फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। क्या करें, अब मजबूरी है, करना ही है। बट द थिंग इज दैट अमित शाह जी, आप बता सकते हो कि उनका डेजिग्नेशन क्या है? अमित शाह जी वो जी, हमारे होम मिनिस्टर है पूरे इंडिया के। ही इज होम मिनिस्टर। और दूसरे हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको कौन इलेक्ट करता है? होम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से होता है और होम मिनिस्ट्री से उसको कंट्रोल किया जाता है। एज सिंपल एज दैट। जब सब उनका ही है, जैसे अमित जी यहाँ पे आते हैं, हर एक आइलैंड अपने नाम करके जाते हैं, ठीक है? फिर भी आप पब्लिक बेवकूफ हो या फिर अंधा बनने का नाटक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग एक ही सर्कल में, आप ही खुद उस चींटी की तरह ना घूम रहे हो, एक ही शक्कर के आगे पीछे। तो सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने है। काफी लोगों को पता ही नहीं है कि ना हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको इलेक्ट कौन करता है। उनको हम नहीं चूज करते हैं, कभी भी नहीं। चूज बाय द लाइक, प्रेसिडेंट ऑफिस एंड होम मिनिस्ट्री। या, एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का जो ओपिनियंस होता है, शायद से क्वेश्चन लिया जाता है, वो भी नहीं बिल्कुल लेते हैं। लेना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा 5 लाख जनता का रिप्रेजेंटेटिव अंडमान आइलैंड्स में। बट वो उनसे कोई भी राजा नहीं लिया थोड़ी है, जाता है। उनको खाली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एज उनका एक सिपाही बना के भेजा है, जो अंडमान निकोबार का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो अंडमान निकोबार को चलाएगा, क्योंकि वी डोंट हैव एनी इलेक्टेड बॉडी हियर, राइट? तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होता है, इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां से भेजते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का मैक्सिमम टेन्योर जो होता है वो 3 साल का ही होता है। अगर आप एक्सटेंशन करोगे तो 4 साल का हो सकता है। ये कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये कौन सा सरकार है कि भाई 10 साल हो गए? मैं आपको आज आपके चैनल से बता रहा हूँ, ये और 5 साल रहने वाला है। ये और 5 साल के पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो ग्रेट निकोबार का आ गया, जब तक ये कंप्लीट करके चाबी अपने दोस्तों को देंगे नहीं ना कि लीजिए भैया आप चला के पैसा कमा लो, तब तक ये आदमी यहाँ से नहीं जाने वाला है। आज तक एक जनता दरबार नहीं लगाया। मैंने जब से होश संभाला, मैंने देखा जनता, AK सिंह साहब थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैंने उनको करीब से देखा है। वो जनता का दरबार लगाते थे। हम खुद उनके पास में कितने बार गए हैं अपना मुद्दा को लेकर। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ऐसा व्यक्ति है कि जिनको हमने कभी देखा ही नहीं। वो खाली जो यहाँ पे इलेक्टेड, वो प्रधान हो गया, काउंसिलर हो गया, वो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन में टी पार्टी के लिए उनको इनवाइट कर देते। और यहाँ का लीडर्स भी क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का इन्विटेशन आया, भैया चलो। अरे मत जाओ ना यार, क्यों बैठना, वो राजा थोड़ी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबको मिलकर बॉयकॉट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। क्योंकि जब वो व्यक्ति हमारे अंडमान के लोगों से जब जुड़ ही नहीं पाया 10 साल में, तो फिर ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोगों को नहीं चाहिए, और उनको बात बदलने का सिर्फ वक्त आ गया। उनके जुड़ने की नहीं है। जब वो हमारे बच्चों के साथ जब इतना गलत डिसीजन निर्णय लिया जा रहा था, तो उन्होंने अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इन अ राइट मैनर। तो उनके पास काफी ज्यादा राइट्स थी, बीइंग अ वेरी हार्डेस्ट पोजीशन, राइट? एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होना, तो चाहते तो जोर से आवाज उठाते हमारे लिए, तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी, मे बी। बिकॉज अगर वो एज एन आइलैंडर को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे आइलैंड को, अगर इफ ही वुड हैव रिप्रेजेंटेड आवर आइलैंड problems, a lot of issues in the parliament in his own manner, तो शायद हमें कुछ रिजल्ट मिलता। बट इतना कुछ होने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि अभी तक उनका कोई रिजल्ट मिला है। नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, उन्होंने कुछ भी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम यही है। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में
वहां से जो उनको इंस्ट्रक्शन आएगा वो खाली यहाँ पे अभी आप तो दैट्स व्हाट, आप इनका कोई सोचो ना। ओपिनियन उन्होंने रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा है ना। देखिए यूनियन दैट्स टेरिटरी का व्हाट, क्या फॉर्मेट है ना, यूनियन टेरिटरी में अगर कुछ करवाना होता है या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, या या तो तो होम हमारे मिनिस्टर। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिनिस्ट्री में जो कंसर्न मिनिस्ट्री का आपका जो काम है, उस कंसर्न मिनिस्ट्री में आपको रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन देता कौन? लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ही देंगे गवर्नर। ना। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई रिप्रेजेंटेशन आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए दिया ही नहीं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी हमारे सामने आके बोलता है कि वो मिनिस्टर से मिला है, ये करेंगे वो करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रपोजल देंगे, लेकिन देयर मुझे इज नो लगता नहीं, रिटन क्योंकि उनका कंफर्मेशन। खुद का स्टेट का कमेटी उनके साथ में नहीं है। दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब वर्जन है। ये बोल रहा है कि सेंट्रल चाहिए, ये बोल रहा है डीम चाहिए। मुझे समझ में नहीं है, बीजेपी में तालमेल ही नहीं है क्या? सिर नहीं है, पैर नहीं है, क्यों पार्टी कर रहे हैं आप लोग? छोड़ दीजिए ना। हाँ, और आप बताओ ना, पूरा अंडमान निकोबार अगर एक नहीं होता, अगर उनको लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट गलत है, तो फिर उस दिन अंडमान बंद नहीं होना चाहिए था। जो कॉल ऑफ बुलाया गया, पूरा का पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बच्चों के सपोर्ट में थे, बच्चों के सपोर्ट में थे, और उन्होंने एक होकर अंडमान निकोबार को बंद किया। तो इससे क्या मैसेज जाता है कि हम लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए भाई, हम लोग बच्चों के साथ में, उनका भविष्य के साथ में। आप लोग तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी यही फर्ज बनता कि ये सेम मैसेज, ये सेम प्रपोजल सेंट्रल मिनिस्ट्री को दे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का फोटो आता है कि वो रेडिसन होटल के लिए साइट विजिट करने के लिए गए स्वराज द्वीप में। दिस इज व्हाट, ये तो मुझे ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, रेडिसन होटल्स जो है वो एक प्राइवेट होटल ग्रुप है, उनके लिए हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जाके क्यों मतलब साइट को विजिट कर रहे हैं? फिर उसके बाद में अगले दिन एक फोटो आता है जो सारे ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स को अपने कैबिन में बुलाकर बैठा के रखे हैं, एंड ही इज वाचिंग सम स्क्रीन, और स्क्रीन में लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दौरा किया गोल्फ ग्राउंड बनाने के लिए वर्मा नाला में। मुझे ये बताइए, गोल्फ क्या आप जैसा मेरा जैसा कोई आम इंसान खेलता है क्या? ये उनका फेवरेट गेम है हाँ? ना, उन्होंने किसी उनका इंटरव्यू में फेवरेट बोला गेम है। था। ये गोल्फ किनके लिए है? गोल्फ का एक गोल्फ का मेंबरशिप जो होता है ना, मेल इन इंडिया मैंने देखा 50-50 लाख, 70 लाख, 1-1 करोड़ का होता है एक मेंबरशिप। क्या आपके जैसा मेरा आम इंसान वो मेंबरशिप लेके गोल्फ खेलने बर्मा नाला में जाएगा? सर इट्स हाईली अपील, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो बच्चे जी। स्पोर्ट्स में हैं, आपने देखा होगा कि हाईली स्किल्ड बच्चे हैं, काफी अच्छे तरीके से, लाइक चाहे वो मैराथन हो, हम्म। यहाँ से कट कर दी 1 मिनट। तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में जो बच्चे इन्वॉल्व है, लाइक एमएमए फाइट्स हो या फिर जितने भी स्पोर्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो कबड्डी हो या क्रिकेट हो, अंडमान से कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नेशनल अथॉरिटीज क्यों नहीं मिली कि उस लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाए? आइदर इट्स अ क्रिकेट और आइदर इट्स अ फुटबॉल और वॉलीबॉल और आइदर एनी ऑफ द गेम। देव करना चाहिए ना। ये स्पोर्ट्स के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस करना चाहिए, और ये इतना बड़ा एक स्पोर्ट्स का एक डिपार्टमेंट बना के रखा है, लेकिन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का कुछ एक डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही संभालता है। वो दोनों डिपार्टमेंट को अलग कर दीजिए ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपने यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स क्यों दिया? आप दोनों डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दीजिए और उनका रिपोर्ट लीजिए ना मंथली मंथली। आपका पास में आईएएस ऑफिसर है, आपका पास में पूरा का पूरा टीम और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में अवेलेबल है, तो फिर आप साई को फॉरवर्ड करिए। और दूसरे आप देखो, आपने जैसा बताया ना, यहाँ से जब जो बच्चे बाहर नेशनल्स में खेलने के लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, डिपार्टमेंट के पास में पैसा है, लेकिन बच्चों को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। कोई वो स्पोर्ट्स अपना पैसा, कोटा नहीं है। अपना पैसा खर्चा करके बच्चे मजबूर है कि वो जाके करे। वो कितना दिन तक कर पाएगा बताइए ना? कितने दिन तक अपने खर्च पे जाके वो लड़ पाएगा? तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी है कि उन जैसे बच्चे जो सच में काबिल है, उनका सिलेक्शन करके अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को स्पॉन्सरशिप करके उनको भेजना चाहिए। सर ये भी एक हकीकत है कि जितने भी बच्चे आज तक अंडमान को रिप्रेजेंट किया है बाहर में, तो उनके पीछे काफी सारे जो उनके कोच रहे हैं और उनके माँ बाप रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पीछे, उनके जो बच्चे आज तक बाहर जा पाए हैं, इस पे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था। अभी बेसिकली अभी ये सर्फिंग निकला था जिसमें पता जी। नहीं इन्होंने कैसे करवा दिया, बट आई डोंट थिंक सो उसमें भी इतना अब उनका कुछ सर्फिंग का बात कंट्रीब्यूशन कर था। रही हो, मैं अभी 3 दिन पहले लिटिल अंडमान से वापस आया, जी, तो सर्फिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बताना ये चाहिए। ये ये जो है बटलर बे बीच है एक, वहां पे उसका जस्ट आगे में एक पोर्शन है जहाँ पे बहुत लेंदी लेंदी वेव्स आते हैं। वहां पे इन्होंने एक मॉडल बनाया कि हम नेशनल मीडिया का अटेंशन ग्रैब करेंगे, अंडमान में टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, ये है वो है करके एक स्कीम बनाया। स्कीम बना के सारे जितने भी नेशनल सर्फिंग वाले हैं सबको इनवाइट किया। बहुत बढ़िया तरीके से 3 दिन 4 दिन उन्होंने अपना प्रोग्राम को चलाया। बहुत बढ़िया बात है। आज आपको मैं आपके चैनल से पूछता हूँ, क्या अभी वो जगह सर्फिंग के लिए ओपन है? हाँ या ना? नहीं। अगले ही दिन वहां पे ताला मार दिया गया।
तो किस लिए बुलाया आपने सर्फिंग करने के लिए? आपने आपने जब सर्फिंग वहां पे करवाया तो अगले दिन आपने वहां पे बंद की थी। मैं वही बोल रही हूँ, चीजें ना सिर्फ दिखावा से चल रही है, काफी चीजें सिर्फ शो ऑफ के लिए ही रह गया है। अरे अंडमान से है, अरे यहाँ से है, यहाँ people are promoting Andaman, but Andaman people are not getting the facilities which should be facilitated by the government, but they haven't yet. करोड़ों रुपए खर्च करके आपने एक सर्फिंग का इवेंट करवाया, तो सर्फिंग करने के लिए लोकल्स को और गेस्ट जब आएंगे उनके लिए भी ओपन कर दीजिए ना उस जगह को, ताकि लोकल जो वहाँ के टूरिस्ट के ट्रैवल्स वाले लोग हैं उनको कुछ चार पैसा कमाने का मौका मिलेगा। Statement fluctuates. बहुत इजी इनके लिए, पहले स्टेटमेंट दे दो, हाँ हाइप मिल गया, मीडिया अटेंशन मिल गया, स्टेटमेंट हो गया, आप चलो ठीक है, अभी हो सीधे नहीं सीधे हो। बंद कर दिया। अभी फॉरेस्ट जो वहाँ के डीएफओ के कंट्रोल में वो बीच आता है, डीएफओ साहब बोलते हैं कि आईपीएनटी करेगा, आईपीएनटी बोलता है मैं क्यों करूँ, डीएफ फॉरेस्ट वाला करेगा, दैट इज नॉट माई एरिया। इसी तरह आप लड़ते रहो। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जब दो डिपार्टमेंट में तालमेल नहीं है, इनको ऊपर जो बॉस बैठा है उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया कैसे, और वो पैसा जो प्रोग्राम में करवा क्यों खर्च किया, जब आपको वहां पे स्टार्ट ही नहीं करना था, तो उतना करोड़ों रुपए आपने खर्च क्यों किया? ठीक है। मीडिया आप अटेंशन। मीडिया अटेंशन, अननेसेसरी मीडिया अटेंशन नहीं है, पैसे का खेल है। आप वो उसके में उस इवेंट को करवाने के लिए, करवाने के पीछे इन्होंने कितना पैसा इधर उधर किया होगा आपको क्या पता। ये दोनों डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए, सब बड़ा बड़ा गोलमाल है, बड़ा गोलमाल है, सीधी सीधी बात है, बड़ा गोलमाल है। पब्लिक, लोकल पब्लिक, अगेन भी लोकल पब्लिक वो बेवकूफ बने, लोकल पब्लिक को कुछ मिला हाँ, नहीं। पॉइंट बताएंगे कि अभी जो ट्राइबल काउंसिल इलेक्शन होने वाला है, व्हाट हम्म, इज दैट? अच्छा हाँ। अभी ट्राइबल, देखिए ट्राइबल काउंसिल जो हमारे हम निकोबारी भाई लोग हैं ना जितने, उनके वहां पे क्या होता था कि इन लोग खुद अपने गांव में अपने सहमति से, कभी इलेक्शंस नहीं हुआ वहां पे, अपने सहमति से वो अपना एक मुखिया चुनते थे जिसको कैप्टन बोलते हैं, कैप्टन लोग हेडमैन चुनेंगे, ऐसा कुछ एक प्रक्रिया है उनका जो ट्राइबल काउंसिल बनता है, उसके बाद में वो खुद अपने तरीके से चुनते हैं। लेकिन ये पहली बार आपको जान के आश्चर्य होगा, ट्राइबल लॉ को, ट्राइबल्स के हक को बाईपास करके अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्कुलर निकाला, उसमें ये बोला गया है कि अब ट्राइबल काउंसिल के लिए भी इलेक्शंस होंगे, और उन्होंने ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर दिया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? आई टेल यू द रीजन, क्योंकि देखो काफी लोगों को पता है कि निकोबार इज द ग्रेट मेजर नंबर फॉर द हम्म, इलेक्शंस विच गोज टू कांग्रेस पार्टी। हम्म, ये शुरू से चलता है। अब हमें रीजन दिख रहा है कि हमारे बाप दादा नाना नानू तो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, अब रीजन समझ आ रहा है धीरे धीरे। बट ये है कि मेजर है कि जितना अंडमान का निकोबार आइलैंड से जितना भी वोट जाता है कांग्रेस को, 90% वोट आर फ्रॉम द निकोबार। कुमार, वो तो वोट बैंक तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। और प्लस दूसरी बात क्या, देखिए अगर ट्राइबल काउंसिल के लोग जो इलेक्टेड पोस्ट पे बैठते हैं ना, अगर वो उनके अपने लोग रहेंगे, तो जो ट्राइबल एरियाज के बारे में तो आप समझती जी होगी ना, जी। उनका ही हक है वहां पे। एडमिनिस्ट्रेशन का भी मतलब कानून एक लिमिट तक ही चलता है, मतलब उस एरिया में जाने के लिए आपको ट्राइबल पास चाहिए, उनसे परमिशन चाहिए। तो ट्राइबल काउंसिल में उनके अपने लोग बैठते हैं, उनके अपना प्रक्रिया से उन लोग सिलेक्ट होके उन लोग हाँ बैठते हैं। लेकिन देखिए, अगर अभी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन करवाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा कि नहीं मेरे मतलब उनका तरफ से भी तो किसी ना किसी कैंडिडेट को फेवर करके बैठाएंगे ना उस पोस्ट में, तो जाहिर सा बात है कि आने वाले समय में उनको कोई भी तरीके का अप्रूवल चाहिए होगा ट्राइबल एरियाज में, कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट्स को लाना होगा, तो उनका अगर इंसान वहां पे बैठेगा, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क ना। ये तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गेम है। तो इसीलिए इलेक्शन करवाया जा रहा है, और ट्राइबल के अधिकारों के साथ में, जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में ट्राइबल काउंसिल ने अपोज किया, ठीक है, अगर ट्राइबल काउंसिल में अपने ही लोग बैठेंगे, इनके अपने लोग बैठेंगे, तो फिर क्या ही का ट्राइबल काउंसिल कहाँ का अप्रूवल, ऐसे ही हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर अप्रूवल हो जाएगा। तो ये ट्राइबल्स के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ है, इसको नहीं होना चाहिए। मैं इस इलेक्शन का खिलाफ हूँ, उसका खंडन भी करता सर ये पॉलिटिक्स भी कितनी अजीब चीज है ना सर। देखिए ना, आप ही लोग रूल्स निकालते हो कि 60 साल के बाद में आदमी का मानसिक स्टेट वेल नहीं रहता है, वो बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए रिटायरमेंट दिया जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में 60 साल की बात की जरूरत है? हूँ। देखिए, अच्छा साठ सवाल सत्तर है। के जो लोग होते हैं, जो जिनकी आधी पैर कब्र में होती है, वो हमारे लिए तो डिसीजन लेते हैं। आप खुद एक तरफ स्टेटमेंट देते हो कि आदमी मेंटली स्टेबल नहीं रह जाता है 60 साल के बाद में, तो उनको एक रिटायरमेंट दे देना चाहिए। आप फिर पूरा सिंपल यूज नेशन रन करते हो। और अब मुझे ये समझ नहीं आता, इट्स लाइक फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक, व्हाई डोंट यू सपोर्ट अ यंग वन हु कैन थिंक बेटर, इन अ बेटर मैनर, इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, विद प्रोडक्टिव थिंग्स? व्हाई डोंट आप
उनको क्यों चूज करते हो? फिर उसके बाद में हमारे लिए क्वेश्चंस बन जाता है कि ये हमारे लिए ये नहीं करते, ये हमारे लिए वो फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं। चुनते तो आप ही हो ना। चलो। तो चलिए सर, इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन विथ यू। मैं एंड आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, पूछूं मैं आपसे, अगर आप इजाजत दोगे तो? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी जैसे आप जब हम मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा था, सो सी माय पॉइंट इज लाइक, जब कोई व्यक्ति आगे जाना चाहता है तो लोग उसको पीछे खींचते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी अक्सर होता है, मैं भी राजनीति में हूँ, तो मेरे साथ भी अक्सर होता है कि मुझे भी बहुत लोग पीछे तानने का पीपल कोशिश आर करते हैं, ठीक है। क्रैब्स। तो आपके साथ भी शायद इसी तरह हाल फिलहाल में कुछ हुआ है, मुझे ऐसे पता चला है, क्योंकि इवन मेरे भी कुछ वीडियोस आपके चैनल में थे। तो वो क्या है, आप मतलब क्या है आप उसमें? आप बताओ, देखो आप ही के पॉडकास्ट से मैंने आपसे ही सवाल पूछ लिया, अभी मुझे लगता है आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए, बिकॉज सी मेरे भी उससे वीडियोस है, मैंने आपसे जानने का कोशिश किया था, सो आई विल नॉट गेट एनी बेटर प्लेटफॉर्म कि मैं आपसे सवाल पूछूं। ठीक है। द थिंग इज दैट, देखिए ये हम किसी की बुराई की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप जब आगे बढ़ते हो ना, तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और यस, सही बात सबसे ज्यादा परेशानी बाहर वालों को नहीं होती है, अपनों को ही होती है। कोई है। अपना ही होता है जो अक्सर डरता है। 100%। और ये तो परंपरा है। लाइक अगर ये आप बोले बोले। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये सारी चीजें होते रहेगी। आप एक यंग मतलब आपने एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है, सबसे पहली बात बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं, बट अप्रिशिएट एक करता चीज हूँ। थी। आप आगे बढ़िए, आपके ये चैनल के थ्रू आप आगे ग्रो करिए, और सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज परिन जी का जो नया चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिए, बिकॉज शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड गर्ल, यंग गर्ल। और मेरा भी ये फर्ज है कि मैं यंग लोगों को सपोर्ट करूं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप परिन जी को जरूर सपोर्ट करिए। तो मैं भी ये चीज क्लियर करना चाह रही थी काफी टाइम से कि देखिए, जो मेरा पुराना पॉडकास्ट चैनल है, जो एक बंदी थी जो मेरे साथ काम किया करती थी, शी डिलीटेड एवरीथिंग, मे बी आउट ऑफ जेलसी। रीजंस कुछ खुल के सामने नहीं आया है। एंड क्लेम किया गया है कि हर आईडी वॉज, उनकी कुछ पर्सनल आईडीज हैक हुई है, बट डिलीट मेरे वीडियोज हो रहे हैं। ठीक है, हैक उनका हुआ, उन्होंने क्लेम किया कि मैंने हैक किया है, बट डिलीट उनकी, लाइक डिलीट मेरी वीडियोस हो रही है, डिलीट मेरे चैनल हो रहे हैं। तो पीपल आर आई थिंक नॉट कूल, दिख रहा है उनको क्या चल रहा है यहाँ पे। तो लाइक हम मैं वही बोलूंगी कि जो हो गया सो हो गया, और इस पर मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती, बिकॉज आई रियली हैव अ सपोर्टिव पीपल, स्पेसिफिकली लाइक अभिभूषण सर। तो आई वुड लव टू ग्रो माय न्यू चैनल अनस्पोकन विद परीन। इतना अनफिल्टर है कि आप लोग ये चैनल से आप देख भी सकते हो। So I don't want to keep any filterization, and thank you so much, sir, over थैंक and यू। over again for giving me a chance to go, like bringing up like upward you, and चीजें काफी चीजें क्लियर हुई है अंडमान के बारे में। देखिए, मैं तो यही चीज समझती हूँ कि लोगों को ना क्लैरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर आंसर तभी मिलेगा जब आप ग्राउंड पे जाके चीजों को समझोगे। आप लोग बोलते हैं नो नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। यार बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, बात रियलिटी की है। आपको जब रियलिटी पता नहीं चलेगा तो लाइफ रन पूरी पॉलिटिक्स से ही हो रही है आपकी। हम तो सब चीटी है, हम बस चल रहे हैं। तो क्यों चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने खुद के लिए आवाज उठा सके और स्टैंड ले सके। एंड दैट्स ऑल आई एम माई चैनल ऑफ टुडे। थैंक यू। हर